हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे प्रकार से चल रही होगी। और आपका हाफ ईयरली एग्जाम भी फिनिश हो चुका है। अब आपको बहुत अच्छे प्रकार से तैयारी करनी है और आपको आपकी जो बोर्ड परीक्षा है 2025 उसमें आपको अच्छे प्रकार से मेहनत करके जाना है और आपको 90 से प्लस नंबर लेके आना है। ठीक है, आज हम करने वाले हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली छप सकते हैं यदि आप क्वेश्चंस की सीरीज को लगातार ज्वाइन करते हैं और रोजाना वीडियो को वॉच करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज हम करने वाले क्लास को स्टार्ट। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम जनरल डायरेक्टर कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है, व्हीलर, एस आर राव, कनिंगम या बीबी लाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, वो हो जाएगा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम जनरल डायरेक्टर है वो कौन थे, कनिंगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कनिंगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन है कि हर्षचरित के लेखक कौन है। हर्षचरित के लेखक कौन है। ऑप्शन है हर्षवर्धन, बाणभट्ट, कौटिल्य या म्यूर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, वो हो जाएगा हर्षचरित के लेखक कौन है, वो हो जाएगा बाणभट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षचरित किसने लिखा था, बाणभट्ट ने लिखा था। बाणभट्ट है वो हर्षवर्धन के कवि थे, ये भी दरबारी कवि थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बात कर लेते हैं कौटिल्य। कौटिल्य को ही क्या कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक भी किसने लिखी थी, वो लिखी थी कौटिल्य ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन है कि पितृवंशिकता में पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या माना गया है। ऑप्शन है कन्या को शिक्षा दिलाना, कन्यादान, पुत्र की देखभाल करना या पुत्र का विवाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, वो हो जाएगा कन्यादान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। पितृवंशिकता में पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि अपनी बच्ची का विवाह करके उसका कन्यादान करे। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अब बात कर लेते हैं पितृवंशिकता की। आखिरकार ये पितृवंशिकता है क्या। तो इसका मतलब है, पितृवंशिकता का मतलब हो जाएगा कि ऐसी परंपरा जो पुत्र से मतलब अपने से पुत्र से प्रपौत्र तक चलती है, यानी पिता पुत्र फिर प्रपौत्र तक ये चलती जाती है। इसमें पितृवंशिकता में पिता महत्वपूर्ण होता है और पिता है वो घर का मुखिया होता है। इनकी बात है वो सब मानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिलहाल में, वो हो जाएगा कन्यादान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आपके स्क्रीन पर। इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था। इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन है भारत, ओमान, तुर्की या तंजीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, वो हो जाएगा इब्न बतूता का जन्म कब हुआ था, नहीं सॉरी कहाँ हुआ था, वो हुआ था तंजीर में। ठीक है, कहाँ हुआ था सर, तंजीर में हुआ था। अब बात कर लेते हैं इब्न बतूता की। तो ये इब्न बतूता है वो, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है, वो हो जाएगा रहला। रहला पुस्तक है वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी इब्न बतूता ने। ये भी आपको याद रखना है। किस भाषा में है सर, ये अरबी भाषा में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि रहला पुस्तक किस भाषा में, तो वो अरबी भाषा में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर की दरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या अजोधन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, वो हो जाएगा शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर की दरगाह कहाँ स्थित है, वो हो जाएगा अजोधन। अजोधन कहाँ है, अजोधन है पाकिस्तान में। अजोधन पाकिस्तान में, अजोधन पाकिस्तान में क्या है, शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर की दरगाह है। ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं अजमेर में किसकी है। तो अजमेर में हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। किसकी है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वो कहाँ है, वो दरगाह है अजमेर में। ये भी आपको याद रखना है। क्या करना, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, भारत का मक्का। भारत का मक्का भी किसे कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, भारत का मक्का किसे कहते हैं, अजमेर को। ओके सर, बात कर लेते हैं दिल्ली में किसकी है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है सर, दिल्ली में। ये भी आपको याद
रखना है। फतेहपुर सिकरी में किसकी है सर? तो फतेहपुर सिकरी में है सलीम चिश्ती की दरगाह। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? सलीम चिश्ती की दरगाह है वो है फतेहपुर सिकरी में। ये भी आपको याद रखना है। फतेहपुर सिकरी का है उत्तर प्रदेश में ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन इस प्रकार है, नैनार किस मत से संबंधित है? ऑप्शन है वैष्णव मत, शैव मत, बौद्ध मत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? वो हो जाएगा कि नैनार किस मत से संबंधित है? वो हो जाएगा शैव मत से। किससे? शैव मत से संबंधित हो जाएगा। यानी भगवान शिव की पूजा करने वाले शिव की पूजा करने वाले वो क्या कहलाते हैं? नैनार कहलाते हैं, ठीक है। और भगवान विष्णु की पूजा करने वाले वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं वैष्णव, ठीक है। विष्णु जी की पूजा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं वैष्णव, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर उत्तर आपको बताना है। हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की थी? ऑप्शन है कनिंगम, जॉन मार्शल, मैक्के या कर्नल कॉलिन मैकेंजी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? वो हो जाएगा हम्पी के भग्नावशेषों की खोज की थी कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। किसने की थी सर? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ये भी आपको याद रखना है। हम्पी है, हम्पी की बात कर लेते हैं तो ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इस प्रकार है, विजयनगर साम्राज्य में सेना के प्रमुखों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है राय, नायक, ख्वाजा या सुल्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? वो हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य में सेना के प्रमुखों को क्या कहते थे? वो कहते थे नायक। ये नायक व्यवस्था चलती थी, ये भी आपको याद रखना है। नायक होता है वो क्या होता है? सेना प्रमुख होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्या होता है कि राजा, ये सभी सेना का प्रमुख होता, नायक होता है। राजा क्या करता था? राजा है सेना नायक को सभी खर्चों के लिए पैसा देता था, और जो भी ये नायक के पास पैसा आता था उनमें से ये सभी खर्चा निकालता था और सेना के जो सैनिक होते थे उनको पैसा देता था। ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य में शासक को क्या कहते हैं, यानी शासक को क्या कहते हैं? तो शासक को कहा जाता था राय। क्या कहते थे? राय कहते थे। और जो दक्कन दक्कन के जो शासक थे, दक्कन के शासकों को क्या कहते थे? वो कहते थे सुल्तान। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन इस प्रकार है, पंजाब में सहानेर की मरम्मत किसके शासनकाल में करवाई गई? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? वो हो जाएगा पंजाब में सहानेर की मरम्मत किसके शासनकाल में करवाई गई थी? तो वो करवाई गई थी किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है वो है 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार है, सहायक संधि व्यवस्था किसने लागू की थी? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड इरविन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर है लॉर्ड वेलेजली। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब लागू की गई थी? 1798 में। 1798 में सहायक संधि व्यवस्था लागू की गई थी। सबसे पहले ये सहायक व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो वो की गई थी अवध में। अवध की जो रियासत है उस पर सहायक संधि व्यवस्था लागू की गई थी। कब की गई थी? 1803 में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ओके सर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या है क्वेश्चन? बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1791, 1793, 1792 या 1794। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? वो हो जाएगा 1793। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था, ठीक है। किसने किया था? वो किया था कॉर्नवालिस ने। किसने किया था सर? कॉर्नवालिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉर्नवालिस ने किया था, ठीक है। क्या है ये इस्तमरारी व्यवस्था? चलो मैं आपको समझा ही देता हूँ। बात कर लेते इस्तमरारी बंदोबस्त की। तो इस्तमरारी बंदोबस्त में क्या होता है कि एक होता है किसान, ठीक है। ये किसान है, ओके। फिर ये हो गया अंग्रेज। तो यहाँ पे जमींदार लिख लो, ठीक है। यहाँ पे जमींदार लिख लिया, ये जमींदार हो गया। और ये हो गया अंग्रेज, अंग्रेज हो गया ये। अब क्या होता है इस्तमरारी बंदोबस्त में? अंग्रेज जाता है जमींदार के पास और बोलता है कि
आपको सभी किसानों से कर इकट्ठा करना है, टैक्स लेना है। फिर आपने यानी ये अंग्रेज क्या कर देते, अंग्रेज इस्तेमारी बंदोबस्त में जो टैक्स है वो फिक्स कर देते, यानी फिक्स पैसा ही आपको देना पड़ेगा। अब क्या होता है कि अंग्रेज आते हैं जमींदार के पास और बोलते हैं कि आपको टैक्स लेना है, तो जमींदार क्या करता है, अब जाता है किसानों के पास। किसानों के पास जाकर अंग्रेजों को जितना टैक्स देना है उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा कर ले लेता था। कर लेकर फिर कर ले लेता था और अंग्रेजों को तो फिक्स पैसा देता था और बाकी जो बचता था वो अपने पास रख लेता था। इस प्रकार जमींदार है वो किसानों को बहुत सारा, मतलब बहुत सारा अत्याचार कर देते, उस पर किसानों की हालत बहुत खराब थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, ओके। अब है अपना 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बाहरी लोगों को संताल क्या कहते थे? बाहरी लोगों को संताल क्या कहते थे? ऑप्शन है परदेसी, अंग्रेजी बाबू, दिक्कू या फिरंगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बाहरी लोगों को संताल क्या कहते थे? वो कहते थे दिक्कू। ये क्या है? दिक्कू लोग है, बाहरी लोग है। और बात कर लेते संतालों की। तो संतालों के ये इनकी ये खेती किससे करते थे संताल? तो संताल खेती करते थे हल से। हल इनके जीवन का प्रतीक था। ठीक है, यह भी आपको, या पहाड़ी लोगों का प्रतीक क्या था? पहाड़ी लोगों का प्रतीक था, वो था कुदाल। कुदाल से पहाड़ी लोग खेती करते थे, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है 13 नंबर क्वेश्चन। कुंती और निषादी लघु कथा की रचना किसने की थी? कुंती और निषादी लघु कथा की रचना किसने की थी? ऑप्शन है बांसवन्ना, माँ श्वेता देवी, कृष्णदेव राय या देवराय प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? वो हो जाएगा कुंती और निषादी लघु कथा की रचना की थी माँ श्वेता देवी ने। किसने की थी? माँ श्वेता देवी ने की थी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? माँ श्वेता देवी। बांसवाना ने क्या किया था? तो बांसवाना ने लिंगायत परंपरा की शुरुआत की थी। लिंगायत परंपरा की शुरुआत किसने की थी? वो की थी बांसवाना ने। कहाँ से की थी? तो वो की थी कर्नाटक से। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपको ये आंसर बताना है। ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 11 दिसंबर 1946। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? वो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? यह सर दिल्ली में हुई थी। ठीक है, दिल्ली में हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा है वो इसके अध्यक्ष बने थे, जो क्या कहलाए थे? अस्थायी अध्यक्ष कहलाए थे। ये भी आपको याद रखना है। ओके सर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, सुंदरलाल बहुगुणा, वीडी सावरकर या रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो कहा था वीडी सावरकर ने। ठीक है, बात कर लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। तो इन्होंने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो कहाँ से किया था? वो किया था झांसी से। झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, फिर बहादुर शाह जफर की बात कर लेते हैं। तो बहादुर शाह जफर है वो क्या थे? वो थे वो 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व है वो किसने किया था? वो किया था बहादुर शाह जफर ने। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास बढ़िया लगी होगी और आप अच्छे प्रकार से तैयारी कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।